डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की जो वीडियो है दैट इज़ बेस्ड ऑन सिंपल माइक्रोस्कोप, या बोला जाए तो दैट इज़ मैग्नीफाइंग ग्लास। इस पे बेस्ड है। हर बच्चे ने अपने बचपन में कभी ना कभी सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ किया होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ टॉय, जिसमें हम एक कन्वेक्स लेंस को यूज़ करते हैं टू बर्न द piece of paper or to focus the rays of sun at a particular point. So basically सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? तो बेटा, सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। और ये बेसिकली होता क्या है? तो उसमें बोला जा सकता है it consists of a convex lens of small focal length। बेटा ये ध्यान देना है, it consists of a convex lens of small focal length। और जो इमेज बनती है बेटा वो किस तरह की बनती है ये भी ध्यान देना है। ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट अ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये सब बातें मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ अभी आपको, और यही बात पहले आपको जब तक नहीं पता होगी बेटा, यू विल नॉट बी एबल टू फॉर्म द डायग्राम। अब डायग्राम बनेगा तो उसके बेसिस पे हम कोर्स ऑफ रेज को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज़ एंड फॉर विच पर्पज़ इट इज़ यूज्ड। क्लियर बेटा? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो बेटा, आप देख सकते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ। और फाइनली क्या होता है? ए वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमें पता होता है कि जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन होता है फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन आई वो होता है 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो फाइनल इमेज होगी वो 25 सेंटीमीटर दूर बनेगी फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस। क्लियर है बेटा? तो अब हम इसका डायग्राम पढ़ते हैं कैसे बनता है रे डायग्राम। तो ज़रा देखो बेटा। सो बेटा जी, हमने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस लिया और ये फोकल पॉइंट्स मार्क कर दिए बेटा। ठीक है जी, दोनों तरफ। ये ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वेक्स लेंस है। हमने ऑब्जेक्ट को पास रखना है बेटा। लो जी, ये ऑब्जेक्ट लिया हमने दैट इज़ ए बी। आप इसको ए बी बोलना चाहो तो बोल सकते हो, क्योंकि हमें नेमिंग तो करनी पड़ेगी ना बेटा। सो अब हमें क्या करना है, इससे रेज एमिट करानी है, और हमें पता है इमेज बनाने के लिए वी रिक्वायर एटलीस्ट 2 रेज। तो बेटा जी, फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके गए हम। लो जी, अब हमें पता है अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन दैट विल बी पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट। तो ये रहा फोकल पॉइंट, ये रे यहाँ से होते निकल गई बेटा। अब हमें चलना है सेकंड रे के लिए, करना है काम आगे। तो बेटा सेकंड रे मैं पास करा रहा हूँ ऑप्टिकल सेंटर से, और हमें पता है अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो विदाउट डेविएशन स्ट्रेट वे निकल जाती है। तो अगर इस चीज़ को ध्यान में रखें और ये बनाएं तो हम देख सकते हैं यहाँ से क्लियरली कि बेटा जी ये जो डिस्टेंस है, आप अगर ध्यान से देखें, इधर आते हुए बढ़ता जा रहा है। मतलब राइट साइड में इमेज बनने का कोई स्कोप नहीं है, बट हमें तो इमेज चाहिए। अब रियलिटी में तो इमेज बन ही नहीं रही है। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन इन रियलिटी देर आर नो कन्वर्जेंस ऑफ दीज रेज, क्योंकि जहाँ पे मिलेंगी वहाँ इमेज बनेगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कराएंगे, और क्या देखेंगे, देर विल बी अ इमेज, एन इमेज विल बी फॉर्म्ड सो ऑन द सेम साइड in which there is object placed।
सो देखते हैं बेटा, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे, यहाँ से इसको पीछे बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको पीछे बढ़ाएंगे, और क्या देखेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके दोनों रेज मिल जाएंगी। सो बेटा जब इनको पीछे बढ़ाया तो इमेज हमारे पास बनी यहाँ, ठीक है बेटा। सो दिस इज़ द इमेज पॉइंट, और उसका जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी नोटिस्ड और मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। इसको नीचे बढ़ा लेते हैं और ये आ गया जी, दिस इज़ ए डैश बी डैश। तो ये इमेज की पोजीशन आ गई ये वाली, ठीक है बेटा। ये चीज़ ध्यान देनी है आपने। तो अगर हमें कोई बोले कि इमेज डिस्टेंस, देन द डिस्टेंस दिस बी डैश सी इज़ द इमेज डिस्टेंस, दिस वन इज़ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है बेटा। अब हम बात करते हैं कोर्स ऑफ रेज की। कोर्स ऑफ रे कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है। आपने ये जो डायग्राम बनाने के लिए जो जो प्रोसीजर फॉलो किया है उसी को आपने एज इट इज़ लिखना है अपनी लैंग्वेज में। दैट इज़ नोन एज द कोर्स ऑफ रेज। कोर्स ऑफ रेज मतलब पाथ ऑफ रेज, कि रेज कैसे एमिट हुई और कैसे वो आगे प्रोपेगेट करती हैं और फाइनली इमेज कैसे बनाती हैं, उन सब बातों को आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। बट याद रखें, रूल्स ब्रेक नहीं होने चाहिए इमेज फॉर्मेशन के, कोई भी रूल नहीं टूटना चाहिए बेटा। उसके बाद बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, दैट इज़ द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्नीफिकेशन। क्या होता है देखते हैं बेटा। सो देखो बेटा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर को कैसे डिफाइन किया जाता है इन केस ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो। बेटा जी मैं लिखता जा रहा हूँ, जैसे से पढ़ूंगा वैसे वैसे लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। क्या बनता है देखते हैं जरा। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द आई। अब यहाँ पे आई तो दिख नहीं रही मेरे को, तो बेटा हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि जो आई होती है दैट इज़ प्लेस्ड वेरी क्लोज टू द लेंस। इट मीन्स आई पे एंगल बनना मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस पे एंगल बनना बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। जो आई है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द लेंस, याद रखनी है बात बेटा। तो एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज। अब फाइनल इमेज तो ये रही, ठीक है जी। अब ये फाइनल इमेज जो है आँख पे एंगल कितना बना रही है, ये एंगल बना रही है दिस वन, ठीक है बेटा, ये इस पॉइंट पे। तो इसको हमने क्या मानना है, दैट इज बीटा, ठीक है बेटा। लो जी आगे चलें। टू द मतलब डिवीजन में आ गए। एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो ये है भाई, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट जो एंगल है वो कौन सा एंगल बनाएगा बेटा, जरा ध्यान से देखें, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है क्योंकि उसने आगे कुछ कंडीशन लगाई है। उसने कंडीशन क्या लगाई है, एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ द फाइनल इमेज तो ये रही, एंड द ऑब्जेक्ट ये रहा, सिचुएटेड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बेटा जी बिना इस कंडीशन के हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो ऑब्जेक्ट और इमेज को यहाँ लाना है। तो इमेज ऑलरेडी यहाँ है, अब क्या करूँगा फिर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके जाऊँगा। तो बेटा जी ध्यान से देखो, इसको ऐसे कैसे पीछे डिस्प्लेस कर लिया हमने, और ये हमारे पास बन गया दिस वन, और इसको नोटेशन दे दी बेटा दैट इज़ A1। तो जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है अब एक तरह से AB बोलूँ या A1B डैश बोलूँ, सेम थिंग, ठीक है। और जो इमेज की जो हाइट है दैट इज़ A डैश B डैश। क्लियर है बेटा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ। तो बेटा जी अब ये जो है यहाँ पे आँख पे क्या एंगल बनाता है उसको देखो ज़रा, इसको इससे मिला दें हम। लो तो ये जो स्मॉलर एंगल है दिस वन, मैं यहाँ बना रहा हूँ इस एंगल को, ठीक है जी। सो दिस एंगल इज़ नोन एज अल्फा। समझ आ रही है बात। सो एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर जिसको m से इंडिकेट किया जाता है, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो बीटा टू द अल्फा।
क्लियर है, सिंपल। अगर ये बात नहीं समझ पा रहे हैं बेटा, ये तभी समझ आएगी जब आप इस लाइन पे थोड़ा फोकस करेंगे। व्हेन द बोथ फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई। ठीक है बेटा, ये चीज़ याद रखनी है। अब मैं इसके फर्दर सॉल्यूशन पे जाता हूँ। एम की और क्या फॉर्म हो सकती है? ये तो सिंपल फॉर्मूला हो गया, बीटा बाई अल्फ़ा। ठीक है बेटा, अब इसके लिए हमें आगे सोल्व करते चलना है। एक चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये हमारी अजम्पशन है कि ये जो एंगल्स हैं अल्फ़ा एंड बीटा, दीज आर स्मॉल एंगल्स। सो जब एंगल स्मॉल हो तो आई कैन राइट अल्फ़ा एज टेंजेंट अल्फ़ा और बीटा एज टेंजेंट बीटा बेटा। तो इसको फर्दर सोल्व करते हुए देखते हैं क्या क्या वैल्यूज़ होंगी। अगर मैं एक बार यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ कि बीटा की जगह तो हो गया टेंजेंट बीटा और अल्फ़ा की जगह हो गया बेटा जी टेंजेंट अल्फ़ा। अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे, देखते हैं बेटा। सो बेटा जी एम जो आया हमारे पास दैट इज़ टेंजेंट बीटा बाई टेंजेंट अल्फ़ा। अब हमें क्या करना है, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले अगर बीटा पे ध्यान दें तो दिस एंगल इज़ बीटा। तो बेटा ट्राइंगल ये भी है और ट्राइंगल ये भी है, दिस वन। तो ज़रा ध्यान से देखें बेटा, हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ था कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं या टारगेट के पास जाते हैं तो वैसे वैसे जो एंगल है वो चेंज होता है बेटा। ठीक है, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास जाओगे तो एंगल जो है क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा बेसिकली वो। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि जो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है ये जैसे से पास जाता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है और प्रोपोर्शनेटली हाइट भी कम होती जा रही है। क्लियर? सो एंगल फॉर्म्ड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू द एंगल फॉर्म्ड बाई ए बी एंड दैट इज सेम, दैट इज बीटा। क्लियर है बेटा? सो यहाँ पे ध्यान देना है, एक्चुअली बीटा बनाया था हमने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द एंगल सबटेंडेड बाई द इमेज एट सी या एट आई, बट हमने ये ध्यान देना है कि जैसे जैसे हाइट कम होती जा रही है वैसे वैसे डिस्टेंस भी कम होता जा रहा है ऑब्जेक्ट का, दैट इज कमिंग क्लोजर। सो आप चाहे टेंजेंट बीटा ए डैश सी बी डैश पे लगाएं या ए सी बी पे लगाएं, बट यहाँ पे मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा, अगर आप ए डैश सी और बी डैश पे लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है जो मैंने अभी बताया कि एज वी गो क्लोजर टू द टारगेट तो क्या होता है, एंगल बढ़ता जाता है। और या सीधा सीधा हम इस तरह से देखें, अब एंगल बढ़ता जाता है, आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज ना हो जाए कि यहाँ तो एक ही एंगल लिखा है। बेटा मैं सिंपल सी बात जो कहना चाहता हूँ, इसी चीज़ को दूसरे लैंग्वेज में बोला जा सकता है कि ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, इमेज की, सॉरी। अब ये इमेज है, इमेज की हाइट है और ये इसका डिस्टेंस है। तो बेटा जैसे जैसे हम इसको पास लाते जा रहे हैं उसी के प्रोपोर्शन में उसकी साइज भी कम होता जा रहा है, आप चेक कर सकते हैं। देखो, और इस पॉइंट पे आके देखो बी पे, तो ये डिस्टेंस हुआ और ये क्या हुई, उसकी हाइट। क्लियर? ये चीज़ ध्यान देनी है। सो टेंजेंट बीटा जो होगा वो क्या बनने वाला है, दैट इज परपेंडिकुलर बाई बेस ए बी बाई बी सी, नंबर 2। और टेंजेंट अल्फ़ा जो बनने वाला है ये रहा अल्फ़ा, छोटा एंगल है, सो इसको मैं लिख सकता हूँ A1 बी डैश, और बेस में क्या है बेटा, बी डैश बाई बी डैश सी, नंबर 3। अब इन दोनों की वैल्यू डालते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। सो क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा क्या है, ए बी बाई बी सी डिवाइडेड बाई टेंजेंट अल्फ़ा, टेंजेंट अल्फ़ा ये रहा। अब इसको जब डिवीजन में लेके जाएंगे तो ऊपर जाते ही ये रिवर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा, A1 बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो कुछ भी कैंसिल नहीं होता, बट याद रखें बेटा A1 बी डैश दिस वन इज इक्वल टू ए बी। तो इट मीन्स मैं A1 बी डैश की जगह क्या लिख सकता हूँ, ए बी लिख सकता हूँ। तो बेटा क्या बन जाएगा, ए बी बाई बी सी इंटू बी डैश सी बाई ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल। सो एम जो आया आपका पास दैट इज बी डैश सी बाई बी सी। अब इसकी वैल्यूज़ रखते हैं
तो बेटा B' C ये रहा इमेज का डिस्टेंस, ठीक है। वैसे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में क्या है, यहाँ ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाया गया है फ्रॉम दिस पोजीशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ लाया गया है बट असली में इमेज यहाँ बन रही थी। सो B' जो है दैट इज़ द इमेज डिस्टेंस। सो लेफ्ट साइड में है तो माइनस, ठीक है जी। और BC की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, BC दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो भी लेफ्ट में है, तो ये क्या होगा -u। सो m इज इक्वल टू V/u आ गया जी। अब हमें मैग्नीफाइंग पावर का तो पता लग गया, फिर इसको सोल्व करते हैं फर्दर और क्या रिजल्ट आता है बेटा। देखो एक फॉर्मूला ये पता लगा बेसिक, फिर ये पता लगा सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में कि m जो होता है दैट इज गिवन बाय V/u। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, लेंस फॉर्मूला को यूज करेंगे अब। तो बेटा लेंस फॉर्मूला से हमें क्या पता है, वी नो, आप यूज कर सकते हो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब बेटा हमें पता है m जो है V/u है। अब यहाँ पे u डिवीजन में इसमें आ रहा है, मुझे अगर यहाँ पे v मिल जाए इसके न्यूमरेटर में यहाँ पे, तो बात बन जाएगी, आई विल बी यूजिंग m हेयर, ठीक है। तो उसने क्या किया, दोनों तरफ v से पहले मल्टीप्लाई कर दें बेटा, तो क्या हो जाएगा v/v माइनस v/u v/f। सो ये v/u तो क्या हो गया भैया, मैग्नीफिकेशन है, लीनियर एंगुलर मैग्नीफिकेशन, तो ये 1 माइनस m इज इक्वल टू v/f। अब मुझे m के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, m को उधर ले जाओ, इसको उठा के इधर ले आओ, सो m क्या हो जाएगा, दिस वन v/f। अब जरा ध्यान से सुने, v क्या है, इमेज का डिस्टेंस, और हमें पता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि जो इमेज होती है दैट इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब जो इमेज डिस्टेंस है जिसको हम जनरली v से लिखते हैं, इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप दैट विल बी डिनोटेड और रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल d, और वो भी लेफ्ट साइड में है इसलिए यहाँ पे -d आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और फाइनली जो आपका फॉर्मूला बन जाएगा फॉर एंगुलर मैग्नीफिकेशन दैट इज दिस वन, ठीक है बेटा। सो इसको ध्यान से देख लें। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्या कहना चाहता है वो, कहता है कि अगर फोकल लेंथ जो है घटा दी जाए, अगर फोकल लेंथ घटा दी जाए तो मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये याद रखना है बेटा, इस पे कई बार 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ वी डिक्रीज द फोकल लेंथ व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द मैग्नीफाइंग पावर, या इफ़ वी इंक्रीज द फोकल लेंथ व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द मैग्नीफाइंग पावर इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जरूर आगे ध्यान से पढ़ लें कि किसके लिए पूछा गया है। सो बेटा दैट्स इट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो। पढ़ते रहें बेटा, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।